चलिए अब हम लोग समझेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं किसी डायरेक्शन में, कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हम किसी और डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं कि उस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कितना है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो उसका उस डायरेक्शन का कंपोनेंट कहलाएगा। देखो हम वैसे ऐसे लिख रहे थे वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल्स टू AXI कैप AYJ कैप प्लस AZK कैप, इस तरह से लिख रहे थे। ये जो AX है ये वेक्टर A का कंपोनेंट है इन X डायरेक्शन, ये कंपोनेंट है इसका Y डायरेक्शन में, ये वेक्टर A का कंपोनेंट है Z डायरेक्शन में। तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो एक जो बात क्लियर हो गई कि कंपोनेंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन की तो बात कर नहीं रहे हम, डायरेक्शन हम पहले से ही बता दे रहे हैं। तो हमें जो चीज निकालनी होगी वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालनी होगी। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लें कंपोनेंट स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा वेक्टर ए का कंपोनेंट बता दो एक्स डायरेक्शन में, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताओगे। तो ये चीज हमारे पास क्लियर रखनी है। दो समटाइम्स देयर विल बी क्वेश्चन जिसमें वेक्टर फॉर्मेट में लिखा होगा, तो हमें ये समझ लेना है कि भाई हमसे बोल रहा है एक्स एक्सिस, तो हम आई कैप लगा देंगे उसमें। चलो एक बार हम देखते हैं कि हम कैसे कंपोनेंट को निकालेंगे। सपोज ये कोई वेक्टर है, से वेक्टर ए, ये कोई डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम एन कैप से डिनोट कर रहे हैं। दिस डायरेक्शन विल बी डिनोटेड बाय एन कैप। अब मैं वेक्टर ए और की डायरेक्शन और इस एन कैप की डायरेक्शन के बीच का एंगल सपोज मुझे पता है थीटा है। मैंने कहा वेक्टर ए का कंपोनेंट बता दो एन कैप की डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है वेक्टर के एरो हेड से उस डायरेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस वेक्टर ए की टेल से मान लो ये पॉइंट ओ हो गया, इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सपोज ये एम हो गया, ओ एम जो लेंथ आ रही है उस लेंथ को हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। अब देखो यहां से यहां तक की लेंथ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं विदाउट प्लेसिंग द एरो ऑन इट, या ए वेक्टर लिख करके उसको मॉड में कर सकते हैं। तो सोचो आपको उस ट्राइंगल की यहां से यहां तक के ट्राइंगल के इस साइड की लेंथ पता है ए, और आपको इस वाले साइड की लेंथ निकालनी है। थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाला साइड तो बेस हो गया और ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो बेस जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। तो ये लेंथ हो गई आपके पास a cos थीटा। तो ये जो a cos थीटा लेंथ निकाली आपने OM, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ n कैप वेक्टर। ठीक है, अगर हम इसे वेक्टर की तरह लिखना चाहें तो वेक्टर की तरह भी लिख सकते हैं, n कैप इसके आगे लिख दें तो ये वेक्टर फॉर्म में चला जाएगा। यानी कि आप एक एरो लगा दीजिए, आप OM वेक्टर लिखना हो तो OM की लेंथ तो आपको पता चल चुकी है, a cos थीटा है, और डायरेक्शन n कैप अगर पता है आपको तो ये n कैप की डायरेक्शन हो गई। इसी तरह हम देखते हैं सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस और ये ओरिजिन है। एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर a, जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम वेक्टर के x डायरेक्शन का कंपोनेंट निकाल दें, यानी कि x एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो फाइंड आउट कर दें।
तो हमने क्या करना है, इसके एरो हेड से पहले की तरह परपेंडिकुलर ड्रॉप कराना है। मान लो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है वो m है, तो बेसिकली हमें OM की लेंथ निकालनी है। ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है हमारे पास। तो O से M तक की, यानी कि कंपोनेंट ऑफ, इसको AX कह देते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन x डायरेक्शन AX की वैल्यू निकालनी है हमें। अब हम देखें तो AX जो है यहां से वो आ रहा है A cos थीटा। अगर सपोज इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता मुझे, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड तो पता ही है आपको, इसका A cos थीटा है, और ये वाली डायरेक्शन ऑलरेडी नोन है, आई कैप से डिनोट होती है, एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, AX एज अ वेक्टर। एक्चुअल में कंपोनेंट ये है। अब क्या इसी वेक्टर का कंपोनेंट y डायरेक्शन में चाहिए, तो इसी एरो हेड से हम y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये इसको एरो हेड से हमने y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये n हो गया। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो अब ये वाला कंपोनेंट O से n तक वेक्टर A का कंपोनेंट हो गया इन y डायरेक्शन, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड y डायरेक्शन में कितना है, A वेक्टर का, वो हो गया। सपोज इसे हम AY से डिनोट कर दें, तो अगर हम AY निकालना चाहें, ये एंगल कंसीडरेशन में ले तो AY बेस हो गया, और A जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया 90 के ऑपोजिट, ये ट्राइंगल हमने ले रखा है। मान लो इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं P, तो हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, OPN में। AY बेस हो गया, OP जो है हमारे पास वो हाइपोटेन्यूज है, तो बेस की वैल्यू निकालनी है, तो बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, यानी कि AY हो गया हमारे पास A cos थीटा की जगह हमें 90 माइनस थीटा यूज करना है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा होता है, तो AY की वैल्यू हो गई हमारे पास A sin थीटा। इसी को कहा वेक्टर फॉर्म में लिख दो, यानी कि AY एज अ वेक्टर बता दो कितना है, तो बस इसमें सिर्फ डायरेक्शन ही तो बतानी है, मैग्नीट्यूड पता है, तो ये जो एरो लगाओगे O से N तक, जिस वेक्टर को आपने रिजॉल्व किया है उसके फुट से लेके जहां फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आया था वहां तक का जो एरो है उस वेक्टर की बात हो रही है, तो इस वेक्टर को लिखना है, तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, A sin थीटा। डायरेक्शन हो गई है y एक्सिस की पॉजिटिव, जिसे हम j कैप से डिनोट करते हैं, तो j कैप। अगर हम किसी वेक्टर को ऐसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं जिनकी डायरेक्शंस आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स निकालते हैं, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे ये AX और AY रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इसके, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, AX और AY के जिन डायरेक्शन में प्रेजेंट है उन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का, तो ये कंपोनेंट्स जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब एक बार हम जनरलाइज करते हैं कि कंपोनेंट निकालते वक्त हमें जरूरत क्या क्या पड़ी। पहले हम स्केलर फॉर्म में देखेंगे, फिर हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। हम वेक्टर ए को रिजॉल्व करने जा रहे थे, इस केस में भी हमने वेक्टर ए को रिजॉल्व किया, इस केस में भी वेक्टर ए को रिजॉल्व किया, इस केस में भी वेक्टर ए को ही रिजॉल्व किया। अभी यही दो केस देख लेते हैं, ठीक है ना, नहीं तो थीटा की कंफ्यूजन आएगी, इसमें थीटा थीटा अलग अलग चीजें हैं, या तो इसको बदल देता हूँ, अल्फा कर देता हूँ, ये एंगल मान लो अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, तो ये अल्फा हो जाएगा। अब हम दोनों फिगर एक साथ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, तो जब मैं ए का कंपोनेंट निकालने लगा तो सबसे पहली चीज मैंने क्या लिखी, यहां से देखना शुरू करते हैं। ये ए का कंपोनेंट मैंने एन कैप की डायरेक्शन में निकाल रखा है, तो सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है वो ए लिखा हुआ है, इधर भी ए लिखा हुआ है और इधर भी, यानी कि ए का कंपोनेंट मैंने किसी भी डायरेक्शन में निकाला, चाहे वो एन कैप डायरेक्शन में निकाला, चाहे वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में निकाला, चाहे वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में निकाला, सबसे पहली चीज जो मैंने लिखी है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मेरी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले जिस वेक्टर को मैं रिजॉल्व करने जा रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड मुझे पता हो। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं क्या लिखा, कॉस लिखा, कॉस लिखा,
यहां भी कॉस लिखा है, इधर देखने की बजाय यहां से देखते हैं ए वाई निकालते होकर कॉस लिखा है मैंने, यानी कि सबसे अगला स्टेप जो है मेरे को कॉस लिखना है, कोसाइन लिखना है। किस एंगल का कोसाइन लिखना है? यहां पे देखें कोसाइन लिखा है अल्फा का। अल्फा कौन सा एंगल है? जिस वेक्टर को आप रिजॉल्व कर रहे हो उसकी डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट निकाल रहे हो उस डायरेक्शन, उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन ले रखा आपने। वेक्टर ए को रिजॉल्व कर रहे थे एन कैप की डायरेक्शन में, तो ए और एन कैप की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल था वो आपने कोसाइन के साथ लिखा। यहां देखें आप वेक्टर ए को रिजॉल्व कर रहे थे, कंपोनेंट निकाल रहे थे एक्स डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए और एक्स डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा था, आपने कॉस थीटा लिखा। यहां पे आप वेक्टर ए को रिजॉल्व कर रहे थे किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए और वाई डायरेक्शन के बीच में, वेक्टर ए की डायरेक्शन और वाई के बीच में जो एंगल आया 90 माइनस थीटा, आपने कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिखा। ठीक है, वो सिंप्लीफिकेशन के बाद साइन थीटा हो गया, लेकिन पहले तो हमने एक जनरलाइज वे में बात करें तो ऐसे लिखा, यानी कि पहली रिक्वायरमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा रिक्वायरमेंट कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर टू बी रिजॉल्व्ड एंड द डायरेक्शन इन विच इट इज टू बी रिजॉल्व्ड। जिस वेक्टर को आप रिजॉल्व कर रहे हो उसकी डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हो उस डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कोसाइन इस एंगल का, ये आपको कंपोनेंट दे देगा उस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तब हम बात करें, यहां पे जैसे लिखा, तो जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नीट्यूड निकाला है उस डायरेक्शन को अगर आप इंडिकेट कर देते हो, उस डायरेक्शन को मेंशन कर देते हो, तो यही चीज आपके पास वेक्टर फॉर्मेट में चली जाती है। ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया, यानी कि आप डायरेक्शन भी बताओगे वेक्टर कंपोनेंट का मतलब। इसमें एक्स एक्सिस के अलाउंग किया था तो आई कैप लगा दिया, इसमें भी अगर आप वाई एक्सिस के अलाउंग कर रहे थे, अगर इसे वेक्टर करना होता तो यहीं पे आप जो है लगा सकते थे जे कैप। जैसे मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दूं यहां पे, तो वेक्टर ए वाई इक्वल्स टू ए कॉस 90 माइनस थीटा जे कैप, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। इतनी चीज तो मैंने लिखी। सबसे पहली चीज वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द डायरेक्शन इन व्हिच इट इज बीइंग रिजॉल्व्ड, और लास्ट थिंग हमने क्या लिखी है? वो लिखी है वो उस डायरेक्शन को डिनोट करने वाला यूनिट वेक्टर जिसमें हमने कंपोनेंट लिखा, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। और अगर सिर्फ कंपोनेंट बोल रहा है तो वो स्केलर होता है, वो स्केलर है तो हमें ये डायरेक्शन नहीं लगानी पड़ेगी, हमारे को सिर्फ इतनी चीज मैग्नीट्यूड की लिखनी होगी। ठीक है, देखते हैं कुछ और भी इसमें। सपोज यहाँ पे हमारे को एक वेक्टर ए दिखाया गया है, एक्स एक्सिस दिखाई है, वाई एक्सिस दिखाई है, और कोई ओपी भी दिखाया गया है, कुछ है। हमसे कह रहा है कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 100 यूनिट का है, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 100 यूनिट का है, तो इसका कंपोनेंट फाइंड करो। देन फाइंड इट्स कंपोनेंट, देन फाइंड इट्स कंपोनेंट अलोंग, पहला पार्ट है एक्स एक्सिस, दूसरा पार्ट है वाई एक्सिस के अलोंग, और तीसरा है ओपी के अलोंग। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग निकालने की बात करते हैं। तो इसके एरो हेड से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया। सपोज ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का नाम एल हो गया। तो मैंने कहा ax मतलब कंपोनेंट ऑफ a along x, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along x इज लेंथ OL। अब OL लेंथ निकालनी है। ये वाली लेंथ हमें पता है 100 यूनिट की है, दिस हाइपोटेन्यूज इज ऑफ 100 यूनिट। ये एंगल 30 डिग्री का है, ये निकालना है। अब हमें मालूम है जब हमें कंपोनेंट निकालना होगा तो हमें सबसे पहली चीज वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो हमने लिख लिया 100 यूनिट। दूसरी चीज क्या चाहिए? कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द डायरेक्शन इन विच कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। तो वेक्टर ए है, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो cos 30 आ गया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही बताना है, कंपोनेंट ही पूछा गया, कोई वेक्टर फॉर्म नहीं पूछा है, तो हमारे को कुछ नहीं करना, बस इतने की ही वैल्यू निकालनी है।
अब ये कितना हो गया हमारे पास, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से इसको कैंसिल किया 50 √3 हो गया हमारे पास, ये 50 √3 यूनिट। तो ये ए का कंपोनेंट हो गया इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन आ गया। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है हमें। ए वाई दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन। तो बिल्कुल सेम तरीके से इसके एरो हेड से वाई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कराते हैं। ये वाई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दिया। सपोज ये पॉइंट एम हो गया, तो ओ से लेके एम तक की जो लेंथ है वेक्टर ए के टेल से लेकर के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे जो आया, जो उसकी लेंथ है, उस लेंथ का मतलब हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन। अब इस लेंथ के लिए देखें, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो सकता है, या मैं इसे कह लूं कि ये 60 डिग्री है। आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से भी निकाल सकते हैं। आप कहें कि अगर आपको ये एंगल 60 पता है तो आप इस ट्राइंगल में ये वाली लेंथ 100 पता है तो इससे निकाल सकते हो। मैं एक बार फिर से वेक्टर के ही अकॉर्डिंगली लिख रहा हूं। सबसे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट इज ऑफ 100 यूनिट। दूसरी चाहिए cos ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द डायरेक्शन इन विच द कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट हम y में ले रहे हैं, तो ए और y एक्सिस के बीच का एंगल दैट इज ऑफ 60 डिग्री, तो ये cos 60 डिग्री हो गया। cos 60 डिग्री हाफ होता है, हाफ से 100 को मल्टीप्लाई किया 50 बन गया, तो 50 यूनिट आ गया ये। तीसरा पार्ट, अब कह रहा है ए का कंपोनेंट चाहिए है ओपी के अलोंग, तो ओपी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दो इसका। मान लो ये एन हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। सपोज इस पॉइंट का नाम जो है के है, जहां पे ये टेल प्रेजेंट है, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल हम यूज करेंगे ओ के एन। ओ के एन हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें पता है, ये वाला इस ट्राइंगल का पूरा एंगल पता है, यहां से यहां तक का 30 + 30 60 डिग्री, और ये लेंथ निकालनी है। तो इस 60 डिग्री के एंगल के रिस्पेक्ट में तो ये बेस हो गया हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो उससे निकाल लो, नहीं तो वेक्टर के कंसेप्ट से चलते हैं। ए का कंपोनेंट अलोंग ओपी, ये कितना हो गया हमारे पास, ओ से लेकर के एन तक की लेंथ हो गई। सबसे पहली रिक्वायरमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अभी भी जिस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो वो 100 यूनिट का ही है, तो 100 यूनिट लिख लिया हमने। एंगल जो है इसका वेक्टर का ओपी के साथ 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री लिख दिया ये हमने। तो ये अगेन आ गया 50 यूनिट। ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एक बार फिर से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, या फिर से बनाई लेता हूं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये वेक्टर p, इसके हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर इसलिए होगा क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स जिन डायरेक्शन में प्रेजेंट है वो डायरेक्शंस क्या है, परपेंडिकुलर है। ये एंगल हमें गिवन है,
अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे तो ये वाला कंपोनेंट तो पी का पी कॉस थीटा होगा, उस केस में ये वाला दूसरा जो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, अब उसे पी कॉस 90 माइनस थीटा लिखो या पी साइन थीटा लिख दो। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जिसके साथ एंगल मार्क्ड है वो कॉस में चला जाएगा और जिसके साथ एंगल नहीं मार्क्ड है वो साइन में चला जाएगा, एंगल वही थीटा ले लेना है आपको, ठीक है ना। ये सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए रहेगा, नहीं तो बाकी तो हमारा वही प्रोसेस है। आप इस उससे तो ये भी निकलेगा आपके पास, क्योंकि अगर आप ये वाला एंगल निकालोगे तो यहाँ पे पी कॉस 90 माइनस थीटा लिखोगे, कॉस 90 माइनस थीटा सिंप्लीफाई होकर के साइन थीटा हो जाएगा, तो पी साइन थीटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन ऐसे लिखा है, कह रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी वेक्टर, दोनों वेक्टर दे दिए हैं, चार ऑप्शन भी दिए हैं। अब कंपोनेंट तो स्केलर होता था और चारों ऑप्शन वेक्टर में दे दिए हैं, इसका मतलब है जो कंपोनेंट निकाला हमने उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें वो किस डायरेक्शन में निकाला वो डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन तो हमें क्वेश्चन में ही बता रखी है, कौन सी डायरेक्शन बता रखी है, बोला बी की डायरेक्शन में निकालना है, तो बी की डायरेक्शन देने वाला वेक्टर तो हमें मालूम है बी कैप होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसे बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी कैप भी निकालना हमें आता है। सबसे पहली चीज कि बी की डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर बी की डायरेक्शन में है, या पहले मैं पूरा सॉल्व करता हूं फिर कुछ और बात करेंगे, तो हम चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी निकालना है मेरे को इन द डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब पैरेलल टू बी, वो भी इन वेक्टर फॉर्म में निकालना है। वेक्टर फॉर्म बाद में लगाता हूं, पहले कंपोनेंट की बात करते हैं जो हम लोग समझ के आए थे स्केलर होता है वो कैसे निकालते थे। तो कहा था सबसे पहली चीज की रिक्वायरमेंट क्या है, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करने जा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो किसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हम किसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, यानी कि ए को रिजॉल्व करना है, तो ए का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। अगर हमें ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूले के तौर पर ए का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, यानी कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ए का मैग्नीट्यूड। वो अगर मैं चाहूंगा तो यहां से मिल जाएगा मुझे 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल रूट, ठीक है ना। तो पहली रिक्वायरमेंट तो मैं ऑब्टेन कर सकता हूं। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे कोसाइन चाहिए था। किस एंगल का चाहिए था, जिस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं उसके और जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल है, वेक्टर टू बी रिजॉल्व एंड द डायरेक्शन इन विच इट इज टू बी रिजॉल्व, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन। तो अगर सपोज ये वेक्टर ए है और मान लो ये वेक्टर बी है, तो आप ए का कंपोनेंट निकालने तो बी की डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका मतलब ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो चाहिए आपको। एक बार इसको ड्रॉ करके देखें कहना क्या चाहता है। सपोज ये वेक्टर ए है, वैसे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसे हम ड्रॉ करें, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर ले रहे हैं। और मान लो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये ओ है। तो हमने क्या समझा था कि हमें यहां से एरो हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराना होता है उस डायरेक्शन के ऊपर जिसमें हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ये ओ से लेके एन तक की जो लेंथ है वो हमें निकालनी है। ये एंगल थीटा। तो अगर मैं ओ एन लेंथ निकालना चाहूं तो ओ एन लेंथ का मतलब होगा ए कॉस थीटा, ठीक है। यही था वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया। अब कॉस थीटा लिखना, लेकिन थीटा हमें गिवन नहीं है, तो अब हमने सोचा किसके किसके बीच का एंगल चाहिए हमें, ए और बी के बीच का एंगल। अगर दो वेक्टर्स हमें आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में गिवन होते थे तो उनके बीच में जो एंगल होता था उसको तो निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में, ये वाला कि कॉस थीटा तो हम निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच का। अगर ए और बी के बीच का निकालना है तो कॉस थीटा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो ये काम तो हम कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं इन दोनों का और दोनों के मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कॉस थीटा की जगह मैं ये वैल्यू लिखूं, तो मैंने ये वैल्यू लिखी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इतने से तो सिर्फ लेंथ निकलेगी, ये लेंथ निकल गई। अब अगर इसे वेक्टर में लिखना होता था तो क्या करते थे, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर प्लेस कर देते थे जिस डायरेक्शन में, और यूनिट वेक्टर का काम था डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, सिर्फ हमें डायरेक्शन लगानी है, और डायरेक्शन कौन सी है, बी की डायरेक्शन है, तो बी की डायरेक्शन देने के लिए हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर बी। और यूनिट वेक्टर बी निकालने का तरीका शुरू में ही वेक्टर में पढ़ा था कि वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमने लिखा जिस वेक्टर को हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज हमने इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा है वो क्या लिखा है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर टू बी रिजॉल्व्ड एंड द डायरेक्शन इन विच इट इज टू बी रिजॉल्व्ड। तो ए और बी के बीच के एंगल का कोसाइन लिखा है, ये cos थीटा की वैल्यू है। और लास्ट चीज हमें लिखनी है उस वेक्टर की डायरेक्शन, कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में हम निकाल रहे हो वो डायरेक्शन लिखनी है, यानी कि यूनिट वेक्टर बी। यूनिट वेक्टर बी का मतलब वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हम बेसिक प्रोसेस से चले, ठीक है। अब देखें क्या हो गया, ये ए का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड तो कट गया, इस पे वेक्टर लगा दें क्योंकि अब इसे हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो ए का कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्म पैरेलल टू बी इज, यहां पे बच रहा है ए डॉट बी। सबसे पहले जब ए डॉट बी करूंगा तो मुझे मालूम है एक स्केलर मिलेगा, मुझे डॉट प्रोडक्ट है, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, ये चीज आएगी, ठीक है। अब ये कोई नंबर होगा क्योंकि यहां कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ, यहां कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है, तो ये तो कोई नंबर आएगा, सम नंबर इनटू बी। तो आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन में हमने किसी नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या समझा था, हमने ये समझा था कि नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेक्टर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर नंबर 1 नहीं हुआ, 1 के अतिरिक्त कुछ और हुआ तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। नंबर पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन वही रहेगी, नंबर नेगेटिव हुआ तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, जीरो हुआ तो जीरो वेक्टर मिल जाएगा हमारे को। इसका मतलब है, चलो पहले निकाल लेते हैं फिर मतलब की बात करते हैं। अब यहां से हम इस प्रोसेस को कैरी आउट करने की कोशिश करते हैं। ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी इक्वल्स टू, सबसे पहले ए डॉट बी करना है, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 2 प्लस 2, 2 इंटू -1 -2, ये तो हो गई डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी कर दिया मैंने, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से, के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, और इन तीनों प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट है उनको सम अप किया। नीचे लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हुआ 4, फिर 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 प्लस 4 8 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 था, 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 का रूट 3 हो गया, और फिर से हमने उसका स्क्वायर किया क्योंकि यहां पे था तो 9 हो गया वो, या रूट 9 था उसका स्क्वायर कर दिया तो 9 हो गया। और यहां पे बी वेक्टर तो एज इट इज लिख लेंगे, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। तो ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी, देखिए अब क्या हो गया हमारे पास, यहां पे आ गया हमारे पास 2 2 तो कैंसिल हो गया, 6 बाय 9, 3 से कैंसिल कर दें इसे तो 2 बाय 3, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 4 बाय 3i कैप प्लस 4 बाय 3j कैप माइनस 2 बाय 3k कैप, ये रिजल्ट आया। ये चारों ऑप्शन में से किसी से मैच नहीं कर रहा, यानी कि हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आंसर नहीं है। अभी एक बार करेक्ट करने के लिए मैं एक ऑप्शन इनमें से बदल करके यही कर देता हूं। सपोज फर्स्ट ऑप्शन जो मेरे को दिया गया था वो ये दिया गया था 3/4, 3/4 और ये -2/3, ऐसे मान लो ये दिया गया था, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो मैं आपसे बात कर रहा था कि क्या होगा जब आप ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में निकालोगे, तो आप इतनी चीज को देख चुके हो यहां से कि क्या आता है आपके पास, फाइनली सम नंबर इनटू बी वेक्टर आएगा। इसका मतलब है मेरे को चेक करना चाहिए
कि कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हर टर्म को और वो लिखा हुआ है। पहला वाला तो आंसर है, उसको चेक नहीं कर रहा। इसको देखा मैंने, 2 से 6 लिखने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर 3 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 3 से इसे भी मल्टीप्लाई किया, 3 से इसे भी, ये मैच नहीं कर रहा क्योंकि 3 से ये मल्टीप्लाई होकर के -3 आता है, तो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको देखें, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, इट कुड बी अ पॉसिबल आंसर। एंड सिमिलरली ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है ये। लेकिन मान लो मेरे ऑप्शन ऐसे होते, ये होते, अब 4 ऑप्शन ही है, तो मैं शायद इतना बड़ा प्रोसेस सॉल्व करने के लिए ना करता। मैं देखता इनमें से कौन कौन से वेक्टर बी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएंगे। तो मैंने देखा पहले वाले को छोड़ के कोई नहीं मिलता है। अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 टर्म तो मैच करते हैं, पर तीसरा वाला नहीं मैच करता। इसको अगर पहले वाले को मैच कराना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन 2 से मैच करूं तो दूसरा ही नहीं मैच कर रहा आपके पास, जे गैप वाला। इसमें देखूं 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से कर दूं तो ये वाला नहीं मैच कर रहा, तो 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं स्ट्रेट अवे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता। तो इस तरह से हम वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग निकाल सकते हैं। आगे से के लिए हम इसे फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। अगर हम वेक्टर का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं पैरेलल टू सम वेक्टर, तो प्रोसेस क्या होगा हमारे पास, दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। जिस डायरेक्शन में आप निकालना चाहते हैं कंपोनेंट, उस डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड से स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देना है, यानी कि कंपोनेंट ही बताना है, तो इतना आंसर दे देंगे। लेकिन कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्म बताना है, सॉरी, अगर कंपोनेंट ही बताना है तो आप इतना आंसर देंगे, ये ब्रैकेट के अंदर का, ठीक है ना। और अगर आपको जो है कंपोनेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी है, तो बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड और कर देंगे, आपको डायरेक्शन के साथ मिल जाएगा, वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा 0 होगा। कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर in a direction perpendicular to the vector is 0। क्यों 0 होगा? मान लो ये वेक्टर है और मैं आपसे कहता हूं उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकाल दो। ये वेक्टर मान लो, ये वाली डायरेक्शन बता देता हूं आपको, ये डायरेक्शन जो है दैट इज एक्स एक्सिस और ये वाली डायरेक्शन वाई एक्सिस है। ये वेक्टर आपके पास सपोज 10 i कैप का है। अब मैं आपसे कहूं इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में निकाल दो, तो 0 क्यों? ठीक है, सबसे पहली चीज जब हम कंपोनेंट निकालेंगे तो हम क्या चीज लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिख दिया। उसके बाद अगला टर्म क्या लिखते थे, कॉस। कौन सा एंगल? जिस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो यानी कि 10 i कैप, उसकी डायरेक्शन यानी कि i कैप की डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हो उस डायरेक्शन के बीच के एंगल का कोसाइन। तो जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हो वो y है और जिस डायरेक्शन के वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो वो i है, तो x वाला है, x और y के बीच का एंगल 90 है, तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये रिजल्ट आपके पास 0 हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन वेक्टर फॉर्म। यानी कि कंपोनेंट तो मैग्नीट्यूड होता था, मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो डायरेक्शन हमारे को बोली गई होगी उस डायरेक्शन को भी हमारे को मेंशन करना होगा आंसर में, अपने वेक्टर के फॉर्म में एग्जिबिट करना होगा फाइनल रिजल्ट को। फिर से रीड करते हैं, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, दिया गया कितना इन वेक्टर फॉर्म। पहला पार्ट है अलोंग वेक्टर बी, पहला पार्ट अलोंग वेक्टर बी है। तो चलिए अलोंग वेक्टर बी के लिए मैं लिखता हूं, फर्स्ट पार्ट को सोल्यूशन करते हैं, इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर लगा दिया। पहली रिक्वायरमेंट ए का मैग्नीट्यूड लिख दिया। दूसरी रिक्वायरमेंट ए और बी, क्योंकि बी की डायरेक्शन में निकाल रहे हो और ए को रिजॉल्व कर रहे हो, तो ए और बी के बीच में जो भी एंगल है उसका कोसाइन, उसका भी फॉर्मेट लिख दिया मैंने। ये हो गया कॉस थीटा वाला टर्म इनटू बी की डायरेक्शन दैट इज यूनिट वेक्टर बी, वो भी लिख दिया मैंने। अब ये चीज हो गई मेरे पास, ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी इक्वल्स टू ए कट जाएगा, वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। ठीक है, इसका मतलब ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी इक्वल्स टू ए डॉट बी करना है, तो ए डॉट बी करते हैं, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू -1 -1, इधर कोई के नहीं है मतलब 0 के है, 0 इंटू 2 0 हो गया, अपॉन बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड जो है वो √9 आ रहा है, √9 का स्क्वायर किया तो 9, और बी वेक्टर एज इट इज कॉपी कर लें। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 4 में से 1 गया 3, 3 से 9 को डिवाइड किया, नीचे आ गया 3, तो 1/3 हुआ ये फ्रैक्शन, 1/3 को उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। पहला टर्म हो गया 2/3 आई कैप, दूसरा हो गया -1/3 जे कैप, तीसरा टर्म हो गया हमारे पास 2/3 के कैप। ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हो गया भाई, अब सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए दिस इन वेक्टर फॉर्म परपेंडिकुलर टू बी एंड इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। परपेंडिकुलर टू बी भी होना चाहिए और जिस प्लेन में ए और बी एग्जिस्ट करते हैं उस प्लेन में भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो ये क्यों मेंशन किया, क्योंकि बी के परपेंडिकुलर बहुत ढेर सारी डायरेक्शंस होंगी। सपोज ये बी है, तो क्या ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है? आप देख रहे हो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, क्या ये भी परपेंडिकुलर है? क्या ये भी परपेंडिकुलर है? ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो बड़ी ढेर सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं मैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, अभी भी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इस पोजीशन में कर दूं तो भी अभी भी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब बड़ी ढेर सारी डायरेक्शन है। इसीलिए इसने मेरे को कह दिया इन द प्लेन ऑफ बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं इस बोर्ड के प्लेन में ए और बी प्रेजेंट है, ठीक है ना। इस बोर्ड के प्लेन में ए और बी प्रेजेंट है, तो उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं हम आर्बिट्रली ऐसे। सपोज ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, और मान लो ये वेक्टर बी हो गया, ऊपर ही लिख देता हूं इसे। ये ओ हो गया इनकी टेप। अब बात कर रहा है बी के परपेंडिकुलर इसी प्लेन में, तो बी के परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, बी वेक्टर को देखते हुए उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये एक ही एक लाइन है इस प्लेन में जो बी के परपेंडिकुलर है। दिस इज द ओनली लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बी। बी के साथ 90 डिग्री बनाती हुई एक अकेली लाइन है जो इस प्लेन में प्रेजेंट है। बाकी अगर कोई लाइन लोगे तो इस प्लेन के बाहर हो जाएगी। लेकिन इस लाइन की भी दो डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, तो कौन सी डायरेक्शन? तो का ठीक है, परपेंडिकुलर वाले पे वेक्टर ए के फुट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दिया। अब एक प्रॉब्लम है हमारे पास, इस डायरेक्शन को कहते क्या है? बी की डायरेक्शन लिखनी थी तो कहा यूनिट वेक्टर बी। ये चीज जो लिखी हुई है, ये क्या चीज लिखी हुई है हमने? बेसिकली यूनिट वेक्टर बी डायरेक्शन देने के लिए। लेकिन हम इस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे? अब बहुत प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने कि अगर हमने किसी तरह से मैग्नीट्यूड निकाल भी लिया इस चीज का, मान लो ये लेंथ हमने निकाल भी ली किसी तरह से, तो हम क्या करेंगे? हम इस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे? ऐसा तो कोई प्रोसेस हमें पता नहीं कि इस डायरेक्शन को हम कुछ लिख सकें। देखते हैं पहला क्या निकाला था, उसको भी मार्क कर लूं मैं।
ये पूरा v वेक्टर है, ये मान लो m है। आपने ये जो वेक्टर निकाल रखा है वो ओ एम वेक्टर निकाल रखा है। मैं लिख देता हूं एक बार, ओ एम वेक्टर अब तक आप कंक्लूड कर चुके हो। ये जो वेक्टर लिखा है यही ओ एम वेक्टर लिखा है आपने। इसकी वैल्यू आपने लिखी हुई है 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। और जो निकालना है ये ओ एम वेक्टर हो गया आपके पास यहां से यहां तक, और जो निकालना है वो ओ एन वेक्टर निकालना है। अब जो फाइंड करने को रह गया है वो ओ एन वेक्टर, यानी क्या ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी। मेंशन कर देता हूं इसे, ए का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू बी वाला अभी हमें फाइंड आउट करना है वो एक्चुअली में ओ एन वेक्टर फाइंड आउट करना है। दिस इज टू बी ऑब्टेन्ड। अब अगर हम रेजोल्यूशन में ही दिमाग लगाते रहेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में ही दिमाग लगाते रहेंगे कि अच्छा ठीक है ये रेक्टेंगुलर हो गए, ये वाला एंगल तो हमने कॉस थीटा निकाल ही लिया है, तो कॉस थीटा पता है तो ये साइन थीटा वाला टर्म होता है, साइन थीटा निकाल लेंगे। आप मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, उससे मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम है डायरेक्शन लिखने की, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। मैंने ध्यान से फिगर को देखा तो मुझे एक चीज दिखाई दी कि एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। उस पैरेललोग्राम में 3 वेक्टर्स मार्क्ड हैं, एक ओ एम वेक्टर मार्क्ड है, एक ओ एन वेक्टर मार्क्ड है, एक ए वेक्टर मार्क्ड है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली ए वेक्टर इन दो वेक्टर्स का सम है, यानी कि आई कैन राइट वेक्टर ए जो है दैट इज ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर। आप ओ एन की जगह चाहो तो ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी भी लिख सकते हो, और इसकी जगह चाहो तो ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी भी लिख सकते हो। यानी कि ये चीज है ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी, बी की डायरेक्शन वाला, और ये है आपका ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी उसी प्लेन में जिस प्लेन में ए और बी प्रेजेंट है। ये आपको पता है, गिवन ही था, ये आप निकाल चुके हो, ये लिखा है या ये लिखा है, दिस यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1। तो दिस इज द क्वेश्चन मार्क। जो नहीं पता इसको सब्जेक्ट बना लें यहां से। ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी। अब तो ज्यादा कुछ काम रह नहीं गया, सिर्फ सब्ट्रैक्शन कैरी आउट करना है। ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी इक्वल्स टू वेक्टर ए मतलब 2i कैप प्लस j कैप माइनस ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी, ये या यहां से लिख लो 2/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। 2 में से 2/3 माइनस किया तो आ गया 4/3 i कैप। 1 में से माइनस 1/3 यानी कि 1 प्लस 1/3 हो गया, ये भी हो गया 4/3। यहां पे कोई k कैप का टर्म नहीं है तो 0 k कैप है। 0 में से सब्ट्रैक्ट किया 2/3 तो माइनस 2/3 k कैप। तो ये कंपोनेंट हो गया ए का कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्म परपेंडिकुलर टू बी, और वो वाला परपेंडिकुलर जो ए और बी के प्लेन में प्रेजेंट है। आप चाहो तो इसका और बी का डॉट प्रोडक्ट देखो कितना आता है। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, आया 8/3 माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, आया माइनस 4/3। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, आया माइनस 4/3। तीनों को ऐड किया, ये 8/3 था, इन दोनों का एडिशन हो गया माइनस 8/3 और तीनों का एडिशन हो गया 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है बी के तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट को 0 आना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी वर सेइंग रेजोल्यूशन। देखो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे थे, बेसिक नेचर क्या था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वेक्टर में। हमें 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स पता थे और उनको कंबाइन करके उनके इक्विवेलेंट एक सिंगल वेक्टर ऑब्टेन करने का प्रोसेस जो है वो हमारे पास जो था वो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन था। रिजोल्यूशन के प्रोसेस को सोचे वो क्या है। अगर रिजोल्यूशन हम वेक्टर फॉर्म में करते हैं
यानी कि जो कंपोनेंट्स आते हैं उनकी डायरेक्शंस भी बताते हैं और उन्हें वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर है और हम उसको दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में ब्रेक कर दे रहे हैं, तो वो रिजोल्यूशन है। अब हम देखें तो इस तरह से देखने में ऐसा लगता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस का नाम जो है वो रिजोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन रिजोल्यूशन भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ही यूज करते हैं, बल्कि ये सबसे इफेक्टिव टूल है एडिशन का। जब हम एप्लीकेशन करेंगे ना वेक्टर्स की, तो हमें बहुत से वेक्टर्स होंगे जिनको ऐड करना होगा। जब दो वेक्टर्स होंगे तब तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हो सकता है आप r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो। लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर्स जब आपके पास होंगे तो आप क्या करोगे, आप रेजोल्यूशन के प्रोसेस को करोगे, ये आपको इजी पड़ेगा। मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा, आप उन नंबर्स को देखोगे, डू नॉट यूज योर पेन पेंसिल कॉपी, सिंपल एडिशन करने की कोशिश करोगे उन्हें ओरली, ठीक है ना। मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूं बोर्ड पे, ट्राई टू ऐड देम ओरली, यानी कि आप इसके बाद मैं नंबर लिखूंगा, आप वीडियो पॉज कर दोगे, ठीक है, और उसको ऐड करने की कोशिश करोगे। आप देखना आपको कितना टाइम लगता है उसको ऐड करने में बिना पेन पेंसिल यूज किए, और उसके बाद आप वीडियो देखोगे, मैं भी ऐड करूंगा उन्हें, तो आपको रिजोल्यूशन का फीलिंग आएगी कि रेजोल्यूशन करने, क्यों मैं कह रहा हूं कि रेजोल्यूशन एडिशन के लिए इस्तेमाल होगा, उसकी आपको फीलिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये कुछ नंबर्स लिखे हैं जिनको आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है सिंपली ओरली विदाउट यूजिंग पेन पेंसिल कॉपी एटसेट्रा। आप ओरली करने की कोशिश करो इन्हें, और उसके बाद मैं भी आपको दिखाता हूं कि इनको कैसे ऐड करना है। चलिए अब देखते हैं। मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं, इसको मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। देखो ब्रेकिंग करना ही तो रिजोल्यूशन था ना, तो मैं कह रहा हूं मैं इसे रिजॉल्व कर लेता हूं 3 टुकड़ों में। वो 3 टुकड़े क्या क्या है आप देखो, एक 10 है, एक 9 है और एक 1/3 है। यानी कि तरीका क्या होगा नंबर को ब्रेक करने का, मेरे पास एक सिंगल डिजिट का नंबर, एक 10 का मल्टीपल और एक अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट है। इसका मतलब अगर ये नंबर लूं मैं तो इसको मैं 2 ही पार्ट में ब्रेक करूंगा। इसका सिंगल डिजिट का नंबर 0 है और 10 का मल्टीपल 80 है, तो ये 80 इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो इसको भी मैं 2 ही पार्ट में ब्रेक करूंगा। सिंगल डिजिट का नंबर 360, ठीक है। इसको ब्रेक करूंगा तो 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा। कौन कौन से 3 पार्ट हो जाएंगे, एक हाफ हो जाएगा, एक सिंगल डिजिट का 8 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे हर नंबर को मैं मन में ओरली ब्रेक करूंगा। आपको समझाने के लिए ये लिखा था मैंने। सबसे पहले मैं सारे सिंगल डिजिट के नंबर्स ऐड करूंगा। 9 + 7 - 9, 7 बचा इतने में। 7 में 2 ऐड हुआ 9, 9 में 3 ऐड हुआ 12, 12 में 8 ऐड हुआ 20, 20 में से 9 गया, बचा 11, 11 में 0 ऐड हुआ 11, एक नंबर मुझे मिला 11। मैं मेमोरी में रखूंगा, आपके लिए लिख दिया कि एक नंबर मेरे को 11 मिल गया है, ठीक है ना। अब मैं वो 10 के मल्टीपल्स ऐड करूंगा, उनको सिंप्लीफाई करूंगा। इसके लिए 10, इसके लिए 10, 20 माइनस हुआ 20, 0 हो गया। 40 + 60 100, 100 + 40 140, 140 में 30 गया 110, 110 में 80 ऐड हुआ 190, एक नंबर और आ गया 190 मेरे पास। 11 पहले से था, 190 और 11 201 हो गया। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए 190 भी लिख दे रहा हूं, बाकी मुझे अब याद है कि 201 हो चुका है मेरा टोटल, ठीक है ना। अब देखता हूं मैं फ्रैक्शन वाले को। 1/3, ये 1/3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कैंसिल्ड आउट, 1/3 गया। ये हाफ प्लस ये वाला हाफ, एक और आ गया, एक और आ गया, 201 पहले था, एक और ऐड हो गया 202 हो गया। मतलब मैंने इसको जोड़ लिया। कैसे, मेरे लिए ज्यादा आसान हो गया जोड़ना जब मैंने इसे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। एक जैसी चीजें एक बार जोड़ी, फिर दूसरी जैसी अलाइक चीजें वो एक बार जोड़ी, फिर अगर कोई तीसरा वाला बन रहा होता तो उसको एक बार में जोड़ता, जैसे 3 पार्ट कर रहा था, एक फ्रैक्शन, एक सिंगल डिजिट और एक 10 का मल्टीपल। तो मैंने पहले क्या किया, सपोज फ्रैक्शन ऐड कर लेता मैं पहले, किसी को भी पहले कर सकता हूँ, किसी को बाद में, उसका रिजल्ट मिल जाता। फिर सिंगल डिजिट वाले का रिजल्ट निकाल लेता, फिर 10 के मल्टीपल वाले का रिजल्ट निकाल लेता, और इन तीनों रिजल्ट को कंबाइन कर दूं तो मेरे को जोड़ना आसान हो रहा है। तो हम सेम चीज जो है यूज करते हैं एडिशन के लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिखाया, कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट 4 kg का है। ये ऑब्जेक्ट आपको बताया 4 kg का है।
और कहता है इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही हैं जो आपको फिगर में दिख रही हैं। एक फोर्स ये 40 न्यूटन की नीचे लग रही है, एक फोर्स स्मॉल एफ के नाम से दी है वो 10√3 न्यूटन की इधर लग रही है, एक 5√3 न्यूटन की इधर लग रही है, एक 60 न्यूटन की ऐसे लग रही है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, एक 70 न्यूटन की फोर्स अपवर्ड लग रही है। उससे कहता है इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी है, यानी कि सारी फोर्सेज ऐड करने को कह रहा है कि नेट फोर्स कितनी है। तो मैंने रिजोल्यूशन के मेथड को यूज़ करना डिसाइड किया। ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली फोर्सेस को तो मैं रिजॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल नहीं और जो वर्टिकल नहीं है उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तो ऐसी सिर्फ एक ही फोर्स रिजॉल्व करने का मतलब है इसे मैं दो फोर्सेस से हटा दूंगा। एक फोर्स ऐसे नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगी। आप सोचो यहाँ से वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, यहाँ से ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर तो ऐसे ही आएगा, तो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगी। और ऐसे ये वाली लाइन ड्रॉ करूंगा तो ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये वाला वेक्टर इसकी टेल से वहां तक के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक आएगा। एक फोर्स ये हो गई। अब ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, तो ये तो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू cos 30, तो 60 इंटू cos 30, cos 30 होता है √3/2, 60 इंटू √3/2 किया, 2 से 60 को कैंसिल किया 30, ये फोर्स हो गई 30√3 न्यूटन। और ये हो गई 60 इंटू साइन 60, या आप 60 cos 60 भी यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गया 60 साइन 30 यानी कि 30 न्यूटन की फोर्स। ठीक, अब मैंने कहा मैं हॉरिजॉन्टली देखता हूं कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। इधर लग रही है फोर्स 30√3 न्यूटन की, एक फोर्स इधर लग रही है, एक इधर लग रही है। ये दोनों सेम डायरेक्शन की, इनको तो डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, तो इन दोनों का रिजल्ट आ गया 15√3। 30 के ऑपोजिट है, तो 30 में जब इतना ऐड करूंगा तो नेगेटिव वेक्टर है तो एक नेगेटिव में आएगा, यानी कि इसमें से इसके मैग्नीट्यूड में से इन दोनों का सम सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो मुझे एक फोर्स तो मिल गई इस डायरेक्शन में, ऐसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स मिली इस डायरेक्शन में। वो फोर्स कितनी मिली? 30√3 माइनस 10√3 माइनस 5√3, दैट इज 15√3 मिली। 15√3 न्यूटन की एक फोर्स मिल गई मुझे ये। अब मैं देखता हूं वर्टिकल वाली 30 न्यूटन की एक नीचे लग रही है, 30 न्यूटन की एक और नीचे लग रही है, तो नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स कितनी हो गई? 70 न्यूटन। ऊपर लगने वाली कितनी है? 70 न्यूटन। तो इनका सम तो 0 हो गया, तो इसका मतलब यही एक फोर्स बची, ये इन सब का रिजल्टेंट हो गया, इन सारी फोर्सेस का। ठीक है, खैर अभी हमें इसकी इमीडिएट में शायद बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे चलेंगे तब आएगा, और हमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे डील करने होंगे। दिस वाज जस्ट टू गिव यू, अभी हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स नहीं लगाएंगे, हम जस्ट एक फीलिंग देने के लिए आपको कि रिजोल्यूशन कैसे एडिशन कराता है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है हमने।